मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा वाकया लेकर आए हैं कि कैसे एक बाप ने अपनी बेटी को दोस्त की खातिर खूबसूरत बनाने के लिए इंजेक्शन लगाए। वो अपनी बेटी को हसीन खूबसूरत बनाने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता था। 20 साल की उम्र में लड़की के आजा ऐसे हो गए कि आसपास के मोहल्ले के लोग देखकर हैरान रह जाते थे, क्योंकि उस लड़की की कद काठी पहले ही बहुत अच्छी थी, लेकिन बाप के इंजेक्शन की वजह से और भी खूबसूरत हो चुकी थी। जब उसकी बेटी 20 साल की जवान हो गई तो उसने अपनी बेटी को पैसों के लिए दोस्त के बिस्तर पर पहुंचा दिया। दोस्त ने 20 साल की लड़की के साथ जो किया, सुनकर हर एक के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वाकया बड़ा ही दिलचस्प है, इसलिए आपसे गुजारिश है, आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। किसी गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। रमेश की बीवी जवानी में ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। उसकी 6 साल की इकलौती बेटी थी। उस लड़की को रमेश ने जल्दी से गोद में लेकर सीने से लगा लिया और बीवी के गम में रोने लगा और रोते हुए कहने लगा, ये बिना मां के कैसे पलेगी? मेरे मौला, ये मुझ गरीब का कैसा इम्तिहान है? मैं अपनी बेटी को संभालूं या मेहनत मजदूरी करूं? इतने में रमेश को रिश्तेदारों ने तसल्ली दी। रमेश ने अपनी बहन से कहा, बहन, मैं अपनी इस बेटी को तुझे देता हूं। ये बिन मां की लड़की है और कोई एतमाद के काबिल भी नहीं है। लेकिन उसकी बहन ने उसको लेने से इनकार कर दिया और कहने लगी, भाई, मुझे तो डर लगता है, पता नहीं बड़ी होकर ये क्या क्या गुल खिलाएगी, इसको को खुद ही रखो। बहन की बात से रमेश को बहुत दुख हुआ। वो अपनी लड़की को लेकर अपने घर लौट गया। रमेश ने अपनी बेटी का नाम काजल रखा। इसके बाद काजल अपनी नानी के पास रहने लगी, लेकिन रमेश अपने घर में बिल्कुल अकेला ही रहता था। वो गांव में साफ सफाई का काम करता था। जब शाम को घर आता तो उसे रात का अकेलापन बहुत सताता था, तो उसी अकेलेपन के गम में उसे नशे की लत लग गई। जब वो शाम को नशे में अपने बिस्तर पर लेटता तो उसे यही ख्याल आता रहता था कि अगर ये बेटी ना होती तो आज मैं दूसरी शादी कर लेता। वाकई ये लड़की मुसीबत है। बहन ने बिल्कुल सही कहा है, उसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो दिन ब दिन निकम्मा कामचोर होता गया। जब रमेश की बेटी 18 साल की हुई तो नानी भी छोड़कर इस दुनिया से चली गई और काजल वापस अपने बाप रमेश के पास आ गई। काजल को 1 साल हो गया। रमेश के पास रहते हुए अब वो 19 साल की हो गई, लेकिन उन 19 सालों में उसने अपने बाप की मोहब्बत कभी नहीं देखी थी। बाप को खुद से नफरत करते ही देखा था। एक दिन काजल कहने लगी, बाबा, आप मुझसे इतने नाराज क्यों रहते हो? लेकिन रमेश ने कोई जवाब न दिया। पता नहीं रमेश के दिमाग में क्या चल रहा था। निकम्मा कामचोर तो वो पहले ही बन चुका था। काजल रोज कहती थी, बाबा, तुम काम नहीं करोगे तो हम खाएंगे कहां से? लेकिन वो नशे की हालत में चारपाई पर पड़ा ही रहता था। एक दिन काजल का चेहरा लाल हो रहा था, आंखों में दुखन थी। वो अपने बाबा के पास आई और कहने लगी, बाबा, आज मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रमेश ने नजर उठाकर जब अपनी बेटी को देखा तो देखता ही रह गया। उसके दिल पर शैतान ने हमला कर दिया और उसकी नीयत बिगड़ गई और बेटी को नीचे से ऊपर तक देखता ही रह गया। फिर कहने लगा, बेटी, मैं तुम्हें दवाई ला देता हूं। वो जल्दी से उसी अस्पताल में गया जहां पर वो साफ सफाई का काम किया करता था। उसने वहां से इंजेक्शन खरीदा और आकर अपनी बेटी को वो इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही काजल वहीं पर लेट गई और उसे अपने बदन में अकड़न सी महसूस हो रही थी और रमेश घर में जाकर खिलखिलाकर हंसने लगा और बार बार उस इंजेक्शन को देख रहा था। शाम को जब काजल की आंख खुली तो उसका बुखार खत्म हो चुका था। फिर क्या था, ये सिलसिला अब चलने लगा। पहले तो रमेश अपनी बेटी को ऐसी दवाई खाने में मिलाकर देता रहा जिससे उसे बुखार चढ़ जाता था और फिर बाद में वो ही सुमा लगा देता और हर बार उसे यही कहता, फिक्र ना करो बेटी, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। एक दिन रमेश अपनी बेटी को कहने लगा, काजल बेटी, आज खाने में कुछ बढ़िया सा बना लेना, आज मेरा दोस्त हमारे घर आ रहा है। काजल ने रमेश से पूछा, वो कौन सा दोस्त है बाबा? रमेश उसे बताने लगा, तुझे उसने बचपन में गोद में खिलाया था और वो जब भी हमारे घर आता तुझे गोद में लेकर बहुत खिलाता था। वो आज अफ्रीका से सीधा हमारे घर आ रहा है, इसलिए कह रहा हूं कुछ खाने में अच्छा सा बना लो। गर्मियों के दिन थे। रात को रमेश के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब रमेश ने दरवाजा खोला तो सामने उसका दोस्त खड़ा था। दोनों आपस में एक दूसरे के गले लगे। दोनों लगभग एक ही उम्र के थे।
दोनों की उम्र लगभग 50-55-55 साल थी। रमेश के दोस्त ने कहा, अरे भाई, दरवाजे पर ही खड़े रहोगे या घर के अंदर भी बुलाओगे? रमेश ने जल्दी से अपने दोस्त को घर में बुलाकर कमरे में बिठाया और अपनी बेटी को आवाज लगाई, बेटी काजल, जल्दी से कुछ खाने का लेकर आओ, मेरे दोस्त को भूख लग रही होगी। इतने में जब कमरे का दरवाजा खुला तो काजल हाथों में खाना लेकर कमरे के अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा सामने बाबा का दोस्त एक 50 साल का आदमी बैठा है जिसके पास रमेश बैठा था। वो काजल के हाथ में खाना देखकर हैरानी से अपनी सुध बुद्ध खो बैठा और उसके मुंह में पानी आ गया, क्योंकि वो खाने को नहीं, वो तो 19 साल की काजल को देख रहा था। वो पलक भी झपकना नहीं चाह रहा था। इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी बेहतर कद काठी और ऐसी भरी हुई जवानी, वो अपने हाथ पर हाथ फेरने लगा। रमेश ने फौरन हाथ की चुटकी बजाई और दोस्त से कहा, कहां गुम हो गए हो? ये मेरी बेटी काजल है। तो रमेश का दोस्त मुस्कुराकर बोला, ये वही लड़की है जिसे मैं अपनी गोद में खिलाया करता था। लेकिन यार, समझ में एक बात नहीं आई, इतनी जल्दी 19 साल गुजर गए, पता भी नहीं चला, और ये जवान हो गई। इस पर तो बहुत अच्छी जवानी आ गई। रमेश फौरन उसका ध्यान भटकाकर बोला, खाना ठंडा हो रहा है, खा लो यार। थाबो जल्दी जल्दी खाना खाने के बाद रमेश से बोला, आज रात तो मैं यहीं ठहरूंगा। थाबो ललचाई हुई नजरों से रमेश की बेटी को देख रहा था। रमेश भी थाबो की नीयत को अच्छी तरह समझ गया था, लेकिन रमेश ने झूठ मूठ में बात बनाई, यार थाबो, आज रात मुझे बहुत जरूरी काम है, इसीलिए मैं तो अपने घर नहीं रहूंगा। मेरी बेटी अकेली रहेगी, इसीलिए आज तो तुम चले जाओ, लेकिन फिर कभी जरूर मौका मिलेगा, तुम मेरे घर पर रुक जाना। थाबो ना चाहते हुए दुखी मन से चला गया। रमेश थाबो को खुद गाड़ी में बिठाकर आया था, लेकिन जब वो घर वापस आया तो काजल का चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो रमेश से कहने लगी, बाबा, मैंने आपसे कहा था कि मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, क्या आप मेरी दवाई लेकर आए हैं? टूटे हुए लहजे में काजल ने बड़ी मुश्किल से कहा। रमेश मुस्कुराकर बोला, हाँ हाँ बेटी काजल, तुम्हें पता तो है मैं तुम्हारी दवाई लाने में जरा भी देर नहीं करता। मैं ये दवाई लेकर आया हूं, चलो तुम इंजेक्शन लगवा लो, सुबह तक तुम्हारा बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो मक्कारी के साथ कह रहा था। काजल चुपचाप अंदर जाकर बैठ गई। रमेश ने आकर उसकी बांह का कपड़ा ऊपर सरकाया और बड़े अच्छे डॉक्टर की तरह से इंजेक्शन लगा दिया। काजल कुछ देर तो बांह को मलते हुए बैठी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मचलने लगी। बुखार की वजह से पहले ही उसका चलना फिरना भारी हो रहा था। वो जहां बैठी थी वहीं पर लेट गई। रमेश बड़ी शान के साथ घर के बाहर घूम रहा था। जैसे ही काजल बिस्तर पर लेटी, रमेश झट से लपक कर कमरे के अंदर आया। उसने एक नजर काजल के बदन पर डाली। वो खुश होते हुए सोचने लगा, आज थाबो की बातों ने यह साबित कर दिया कि पिछले 2 सालों से जो मेहनत मैं कर रहा हूं वो बेकार नहीं गई। आज मुझे मेरी मेहनत का फल मिल गया है। उसने पूरे जोश में मुस्कुराते हुए जेब से वो वाला इंजेक्शन निकाला जो अभी अभी उसने कुछ देर पहले काजल की बाजू में लगाया था। उसकी नजर इंजेक्शन पर लग रही थी। ये कोई आम इंजेक्शन नहीं था, ये वो इंजेक्शन था जिसे लगने से औरतें खूबसूरत हो जाती थी। कई सालों से वो अस्पताल में साफ सफाई का काम कर रहा था। इस अस्पताल में उसे पता चला था कि दुनिया में ऐसे भी इंजेक्शन भी मौजूद हैं जो किसी भी बूढ़ी से बूढ़ी औरत के अंदर ख्वाहिश जगा देता है, जवान और खूबसूरत बना देता है। कुछ दिन पहले उसने यही इंजेक्शन अपनी बेटी काजल पर इस्तेमाल करने शुरू कर दिए थे। पिछले कुछ दिनों से वो हर एक हफ्ते बाद चुपके से उसे ऐसी चीज खिला देता था जिससे उसे बुखार चढ़ जाता था, और जब काजल दवाई लाने को कहती तो वो मुस्कुराता हुआ वही इंजेक्शन खरीद कर लाता था और आकर उसे लगा देता था। वो चाहता था कि 20 साल की काजल खुद उसके साथ सोने को कहे। सुबह तक उसका बुखार उतर जाता था और उसके बावजूद भी बदन में और खूबसूरती पैदा होने लगी थी। काजल खुद भी हैरान थी, आखिर इतनी जल्दी उसके बदन में इतने बदलाव का क्या मतलब है। रमेश बहुत एहतियात के साथ अच्छे से इंजेक्शन लगा दिया करता। एक दिन सुबह को काजल सोकर उठी तो उसका बदन अकड़ रहा था। वो चाय बनाने लगी। इतने में पास वाली पड़ोसन की आवाज आई, काजल बेटी, थोड़ी सी मुझे शक्कर दे देना, हमारा राशन खत्म हो चुका है, शाम को वापस कर दूंगी। काजल ने चुपचाप से शक्कर वाला डब्बा खोला और पड़ोसन के लिए शक्कर डालने लगी। पड़ोसन इस तरह से घूर घूर कर काजल का जायजा ले रही थी
काजल, तू तो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है। नजर ना लगे जरा अपनी कद काठी तो देख। तेरा बाप कहाँ सो रहा है? तुझे तो अभी शादी की जरूरत है। तेरा बाप तो तुझे खिलाता भी कुछ खास नहीं, लेकिन तेरा बदन रोज बरोज खूबसूरत होता जा रहा है। एक मेरी बेटी है, वो तेरी ही उम्र की है। दोनों एक ही हफ्ते में पैदा हुई थी, लेकिन तेरे सामने तो वो छोटी सी बच्ची लगती है। हालांकि तुम दोनों ही 20-20 साल की हो। पता नहीं तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। पड़ोसन इस तारीफ के बदले में पूछे जा रही थी। काजल चिढ़ने लगी। पड़ोसन ये बात वो अक्सर ही आकर कर दिया करती थी, लेकिन काजल को तो खुद भी नहीं पता था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो एक औरत की तरह बन गई थी। काजल ने शक्कर पड़ोसन के हाथ में थमाई। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद पड़ोसन ने अपने घर की राह ली। अंदर रमेश अभी तक खर्राटे लेकर सो रहा था। काजल थोड़ी देर इधर उधर फिरती रही। घर का राशन खत्म हो रहा था। उसके पास पैसे भी नहीं थे जो वो बाहर से जाकर कोई सामान खरीद लाती। आज बाबा को बताना जरूरी ही था। वो थोड़ी देर इधर उधर टहलती रही, फिर थक हार कर रमेश के पास चली आई और अपने बाप का कंधा हिलाया। वो ऐसे हड़बड़ाकर उठा जैसे कोई आफत आ गई हो। क्या हुआ है? क्यों उठा रही हो सुबह सुबह? कितनी बार कहाँ है काजल? जब मैं कच्ची नींद से जागता हूं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मुझे जल्दी ना उठाया करो। तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। उसे भी यही पड़ी रहती थी कि मैं सुबह सवेरे उठकर किसी काम काज पर निकल जाऊं। 11 बजे से पहले कोई बाजार नहीं खुलता। काजल ने कहा, अगर आप इस तरह घर में सोते रहेंगे तो हम खाएंगे कहां से? 1 महीना हो गया बाबा, आपने काम भी छोड़ दिया है। जब आप सुबह सवेरे उठकर कहीं कम पर जाएंगे तो कोई काम जरूर मिलेगा। रमेश एकदम आंखें फाड़कर उसे देखने लगा और कहने लगा, मुझसे नहीं होता ये काम वाम। मैं तो अपना कारोबार करूंगा। सारा दिन मेहनत करो और शाम को सिर्फ 500 रुपए मिलते हैं। इससे तो पेट भरकर खाना भी नहीं खाया जाता। सारी जिंदगी रमेश और उसकी बीवी की भी यही लड़ाई रही। थोड़ी देर के बाद वो घर से बाहर निकल गया। इसका इरादा अपने दोस्त नत्थूलाल जमींदार के घर की तरफ था। जैसे ही वो नत्थूलाल के घर में दाखिल हुआ, घर में सामने ही उसके मोहल्ले के सारे छछोरे लोगों की महफिल सजी हुई थी। वो भी लोगों के बीच में शामिल हो गया। वो सब पक्के नशेबाज थे। रमेश भी उन्हीं का हिस्सा था। नशे और कामचोरी की लत ये उनके पुराने काम थे। उस वक्त भी बैठे हुए ठहाके लगा रहे थे। रमेश सोचने लगा, आज तो जमींदार से ज्यादा सा कर्ज लूंगा जो पूरे महीने का राशन आ जाए, ताकि कहीं काम ना करना पड़े। वो दिल ही दिल में सोचते हुए अंदर दाखिल हो गया। जेब में तो कुछ था ही नहीं। उसके सामने सबसे बड़ा अय्याश जमींदार नत्थूलाल बैठा था। रमेश को देखते ही बोला, आओ आओ रमेश भाई, आओ। रमेश बोला, अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, मुझे कुछ रुपए और कर्ज दे दो। नत्थू बोला, मेरे 1 लाख से ज्यादा हो गए हैं और अब मुझे जरूरत है तुम मुझे मेरी रकम वापस दे दो, जिसकी बीवी या जवान बेटी खूबसूरत होती। नत्थूलाल उसको जरूर पैसे दे दिया करता था और फिर अपनी नाजायज ख्वाहिश पूरी करता था। नत्थू की नजर उसकी जवान बेटी पर थी, इसलिए वो उसे कर्ज के बोझ में दबा रहा था। वो जानता था कि मेरा पैसा नहीं चुका सकता। रमेश ने कहा, जमींदार साहब, अभी तो मैं मजबूर हूं। मैं आपके पास एक उम्मीद लेकर आया हूं। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, मेरी बेटी भूखी है। नत्थूलाल गुस्से में लाल पीला हो गया। कहने लगा, मुझे आज ही मेरी सारी रकम चाहिए। रमेश सर नीचे की बैठा था और नत्थूलाल बोल रहा था, जब तक एक एक पैसा नहीं लूंगा यहां से जाने नहीं दूंगा। रमेश खूब अच्छी तरह जानता था कि नत्थूलाल क्या चाहता है। आखिर में वही हुआ जिसका डर था। नत्थू ने कहा, वरना 2 दिन के लिए अपनी बेटी को हवेली में छोड़ दो। यहां पर मेरे घर का काम करेगी और मैं 2 दिन में ही सारा कर्ज माफ कर दूंगा। रमेश ने सोचा, चलो 2 दिन ही की तो बात है, लेकिन उसकी बेटी इतनी आसानी से हवेली में आने वाली नहीं थी। ये भी वो जानता था। लेकिन उधर नत्थू तो किसी भी हाल में रमेश की बेटी को बहुत दिन से हासिल करना चाहता था। उसका काम ही ये था। वो बड़ा अमीर आदमी और जमींदार आदमी था। वहां पर बैठे लगभग सभी की बीवियों को वो 1-1, 2-2 दिन के लिए रख चुका था। या तो मेरे पैसे दो, नहीं तो 2 दिन के लिए अपनी बेटी को हवेली में भेजो। क्यों भाइयों? सब हंसने लगे। रमेश ने शर्मिंदगी से हाँ में सर हिला दिया। फिर नत्थू रमेश के घर पहुंचा।
नत्थू ने काजल को पकड़ा और रमेश ने उसको एक इंजेक्शन लगाया। वो बेहोश हो गई। बाहर उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी। गाड़ी में काजल को बैठाकर वहां से रवाना होने ही वाला था। रमेश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी थी। रमेश ने नत्थूलाल से कहा, इतनी आसानी से नहीं जमींदार साहब, ये मेरी बरसों की मेहनत है, सिर्फ 1 लाख के बदले तो नहीं जाने दूंगा। नत्थू बोला, कितना चाहिए? रमेश ने मुस्कुराकर नत्थूलाल से कहा, माल देखकर उसके हिसाब से दे दो। नत्थूलाल ने 1 लाख का चेक रमेश के हाथ में थमा दिया और काजल को लेकर चला गया। उधर जब काजल की आंख खुली तो उसने खुद को एक बड़े शानदार बेडरूम में पाया। यह बहुत शानदार सा कमरा था। वो एकदम हड़बड़ा कर उठी। उसका घर तो कच्चा मिट्टी का बना हुआ और पुराना सा था। अचानक उसे याद आया पहले उसके साथ क्या कुछ हुआ था। रमेश और जमींदार नत्थूलाल का उसे पकड़ना और फिर रमेश का इंजेक्शन लगाना। उसका बाप पैसों के लिए इतना गिर जाएगा, ये काजल ने कभी नहीं सोचा था। उसका दिल चाहता था कि जोर जोर से रोने लगूं। बाबा ने मेरे साथ ये क्यों किया? बाबा ने मुझे दूसरे शख्स के हाथ क्यों बेचा? बार बार रोते हुए बस यही सोच रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और नत्थूलाल अंदर दाखिल हुआ। वो 58 साल के आदमी को देखकर घबरा गई। वो अभी सिर्फ 20 साल की थी। नत्थूलाल ने आते ही कमरे के दरवाजे के अंदर से कुंडी लगा दी। अब वो भूखे बंदर की तरह काजल को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। काजल कांप रही थी। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे बाबा के पास वापस जाना है। नत्थूलाल बड़ी जोर से हंसा और बोला, तुम्हारा बाबा खुद तुम्हें मेरे हाथों फरोख्त कर चुका है, पूरे 2 लाख दिए हैं। अब बेहतर यही होगा कि तुम मुझे खुश कर दो। अगर तुमने आज मुझे अच्छी तरह से खुश कर दिया तो तुम्हें कल होते ही तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। अब तुम्हें यहां से कोई नहीं ले जाएगा। काजल सोच रही थी जमीन में समा जाए। इससे पहले कि नत्थू काजल को हाथ लगाता, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। नत्थूलाल झुंझला गया। अब इस वक्त कौन बदतमीज आ गया है? उसने दरवाजा खोला। बाहर से मुलाजिम ने कहा, साहब नीचे थोड़ी सा जरूरी काम है, आपको जरूर बाहर आना पड़ेगा। गुस्से में ललचाई निगाहों से काजल को देखता हुआ पलटकर नीचे चला गया। काजल एक बार फिर कमरे में अकेली रह गई। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तभी अचानक खिड़की पर दस्तक जैसी आवाज आई। काजल ने घबरा कर देखा। ये खिड़की घर के पिछले हिस्से में खुलती थी। दस्तक के साथ अगली मर्तबा आवाज भी आई, काजल बेटा खिड़की खोलो, मैं हूं तुम्हारा बाप। काजल चौंक गई। उसने आगे बढ़कर खिड़की खोली। वाकई वो रमेश ही था जो उसे खामोश रहने का इशारा कर रहा था। काजल को एक हैरानी सी तो हुई, लेकिन इस वक्त बात करने का कोई मौका नहीं था। जल्दी बाहर आओ, मैं तुम्हें यहां से निकाल कर ले जाने के लिए आया हूं। रमेश उसका हाथ पकड़कर उसे खिड़की से बाहर निकालने लगा। काजल बहुत खौफजदा थी, लेकिन फिलहाल बस वो नत्थूलाल से अपनी जान छुड़ाना चाहती थी। यहां उसे बहुत डर लग रहा था। रमेश ने उसे बाहर निकाला। फिर बाहर एक छोटी सी टैक्सी गाड़ी खड़ी थी। रमेश काजल को लेकर उसमें बैठ गया। आप मुझे कहां ले जा रहे हैं बाबा? काजल को अब यकीन नहीं आ रहा था कि रमेश उसे नत्थू जमींदार के हाथ फरोख्त कर सकता है। रमेश उसे गाड़ी में बिठाते हुए कहने लगा, नत्थू मेरा दोस्त है। गलती से मेरे सिर पर उसका कर्ज हो गया था, जिसकी वजह से उसने तुम्हें हासिल करने की शर्त रख दी। मैंने वक्ती तौर पर हामी तो भर ली थी, लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिला मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आ गया हूं। गाड़ी तेज तेज चलती जा रही थी। काजल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने बाप के बारे में गलत थी। वो तो अभी भी उससे इतना ही प्यार करता था जितना पहले करता था। फिर रमेश ड्राइवर से कहते हुए गाड़ी अपने उस छोटे से कस्बे से कहीं दूर निकल आया। काजल सहमी हुई बैठी थी। रमेश एक लफ्ज बोले बगैर गाड़ी में बैठा रहा। अचानक टैक्सी रुकी तो काजल चौंक गई। ये किसका घर है बाबा? काजल ने बाहर झांकते हुए कहा, मगर रमेश अब भी खामोश था। अपनी तरफ की खिड़की खोलकर वो नीचे उतरा और उसने हाथ पकड़कर काजल को बाहर निकाला। नीचे उतरकर काजल ने सामने देखा। सामने एक बहुत बड़ी हवेली थी और आसपास बहुत बड़ा जंगल था। उस हवेली के अलावा वहां कोई और मकान नहीं था। काजल के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही निकल गई हो। काजल ने घबराकर कहा, बाबा यहां से वापस चलो। मगर रमेश ने एक निगाह उसके ऊपर डाली और आगे बढ़कर उसे बाजू से पकड़ लिया। यहां से वापस क्यों जाऊं? सालों से तुझ पर जो मेहनत कर रहा हूं,
अब उसे वसूल करने का वक्त आ गया है, चल अंदर। वो उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गया। काजल सिसकती रह गई। सोचने लगी तो क्या बाबा ने जानबूझकर पहले उसे नत्थू के हाथों बेच दिया और अब यहां ले आया था, और वो खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी। मगर रमेश तो जालिम बन चुका था। रमेश काजल का बाजू पकड़कर खींचता हुआ अंदर ले गया। सामने उसका दोस्त थाबू बैठा था। वो रमेश और काजल को देखते ही खुश हो गया। रमेश ने सीधा काजल को ले जाकर उसी के पास छोड़ा। वो इतराते हुए बोला, वाह क्या कमाल की चीज लाया है यार रमेश, तुझे कहां से मिला ये हीरा? थाबू ने सीधे होते हुए काजल की गाल पर हाथ फेरा। वो झुरझुरी सी लेकर रह गई। रमेश मुस्कुराकर बोला, माल कैसा है थाबू? थाबू बोला, देखकर तो लगता है अभी तक कुंवारी है। रमेश बोला, दिन रात मेहनत की है मैंने इसके ऊपर। ये खूबसूरत आइटम सिर्फ मेरी मेहनत का ही तो नतीजा है। अब ये तुम्हारी हवेली पर दिन रात ऐसी रौनक लाएगी। बस अब तुम मुझे मेरा हिस्सा दे दो। रमेश ने ऐसे लहजे में कहा कि काजल का दिल चाह रहा था, इससे अच्छा तो मैं मर जाती। ऐसे माल के लिए तो तुम्हें पैसे के साथ इनाम भी दूंगा। काजल एक झटके से उठी और बाहर जाने लगी। मगर आसपास कई आदमी इसी काम के लिए रखे हुए थे। उन्होंने काजल को पकड़कर दोबारा उसी थाबू के कदमों में डाल दिया। काजल रो रही थी और अपने बाप के सामने हाथ जोड़ रही थी, मिन्नतें कर रही थी कि मुझे यहां पर ना छोड़े। मगर रमेश उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोला। रमेश ने थाबू से कहा, ये 20 साल की अभी तक कुंवारी है। थाबू बोला, ये तो मेरी हवेली की शान बढ़ा देगी। मुझको तो वैसे भी खूबसूरत लड़कियां चाहती हैं, इसमें तो वो सारी खूबी है। लेकिन तुमने ये कैसे किया? थाबू काजल के बदन पर हाथ फेरकर जायजा लेते हुए रमेश से पूछ रहा था। वो ठहाका लगाकर हंस पड़ा और बताने लगा, लोग समझते हैं कि ये मेरी बेटी है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने शादी की थी तो ये 6 महीने की अपनी मां के साथ आई थी। रमेश ने यह कहकर फिर ठहाका लगाया। कहने लगा, इसे देखकर तो मेरी नीयत भी पता नहीं कितनी बार डोल गई थी, लेकिन मैं अगर ऐसा करता तो लोग मेरे बारे में क्या सोचते, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। उसके बाद थाबू की दी हुई रकम जल्दी जल्दी गिनने लगा। लालच और हिर्स उसके चेहरे पर हावी थी। कहने लगा, ये मुझे मजबूर करती थी। मैं मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाऊं। इसकी मां के बाद ये अजीब मुसीबत मुझ पर आ गई। ये लड़की दिन रात सामान मंगवाया करती थी। पैसे तो मेरे पास होते न थे। मैंने इधर उधर से कर्ज लिया। फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया, मुझे अपनी बेटी पर तवज्जो देनी चाहिए, यही मेरे लिए कमाई का जरिया बनेगी। मैंने उसे ऐसे इंजेक्शन लगाए जिससे ये बहुत खूबसूरत हो गई। अब तो मेरी जिंदगी सुधर गई, क्यों है ना थाबू? रमेश ने एक जोरदार ठहाका लगाकर कहा। काबू ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो बड़े वैसे इंसान निकले। काजल अपने बाप की बात सुनकर कहने लगी, बाबा आज के बाद मैं किसी चीज की जिद नहीं करूंगी, कोई सामान नहीं मंगाऊंगी। बाबा मुझे यहां से ले चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो रोने लगी, मगर रमेश ने सर झटक दिया। वो नोटों को जेब में डालते हुए उठकर खड़ा हुआ। काजल बाबा बाबा कहती रह गई, मगर रमेश उसे छोड़कर हवेली से बाहर निकल गया। मगर शायद उसके किए हुए जुल्मों का हिसाब होना अभी बाकी था। उसके पास इतनी बड़ी रकम थी, अब वो दुनिया में जहां जाता वहां रह सकता था। उसका पूरा इरादा था वो जल्दी से ये शहर छोड़कर चला जाए। सोचता हुआ रमेश सड़क से गुजर रहा था। बस ने उसको साइड मार दी। बस उसके बाद वो उठ न सका। उधर हवेली में काजल रोती रही, मगर किसी को उसके हाल पर तरस ना आया। उसके पास एक औरत आई और उसे समझाने लगी, तेरे पास बाबूजी आएंगे थाबू, उसे तुझे खुश करना है। अगर बाबूजी को परेशान किया तो यहां फिर हंटर से खबर ली जाती है। काजल को खूब अच्छी तरह समझाया गया। जब शाम हुई तो उसके कमरे का दरवाजा खुला। कमरे के अंदर एक 30-35 साल का आदमी दाखिल हुआ, जिसका नाम जावेद था, जो देखने में बहुत गरीब आदमी लग रहा था। वो कमरे में फूल लगाने आया था। उसने काजल को रोते हुए देखा तो पूछा, क्या बात है? जब तुम्हें यहां काम नहीं करना तो तुम आई क्यों थी? काजल खामोशी से बैठी रही, कोई जवाब न दिया। वो आदमी फिर बोला, क्या तुम्हें कोई मजबूरी यहां पर लाई है या जबरदस्ती तुम्हें यहां पर लाया गया है? बिना डरे बेझिझक मुझे बता दो। काजल ने रोते हुए कहा, मैं एक इज्जतदार लड़की हूं, किसी ने मुझे आज तक नहीं छुआ है। और उसके बाद पूरी बात उस आदमी जावेद को बताई। जावेद गुस्से से तिल मिला गया। जावेद ने काजल से कहा, तुम फिक्र ना करो,
जावेद किसी के यहाँ फूल सजावट के लिए नौकरी किया करता था। उसने देखा पीछे की तरफ एक खिड़की खुली हुई है, लेकिन जब उसने खिड़की से झांक कर देखा, वो कमरा बहुत ऊंचाई पर था। उसके बाद उसने अपनी लाई हुई छोटी छोटी रस्सियां मिलाई और बेड की वो सीट जो बेड पर बिछी हुई थी उस खिड़की में बांध दी और काजल से कहने लगा, जितनी जल्दी हो सके इस खिड़की से इन रस्सी से उतरना है, उसके बाद मैं सब संभाल लूंगा। थाबू के ताल्लुकात बड़ी बड़ी पावर वाले आदमियों से थे, इसलिए उसके खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता था। जावेद ने पूरा कमरा बड़े अच्छे तरीके से बहुत जल्दी सजा दिया और पैसे लेकर हवेली के पीछे आ गया। कुछ देर के बाद काजल ने कमरे के अंदर से कुंडी लगाई। जब थोड़ी रात हुई तो खिड़की से रस्सी के सहारे उतर गई। जावेद उस लड़की को चुपचाप वहां से लेकर निकल गया और फिर सीधा बड़े पुलिस ऑफिसर के पास गया। ऑफिसर को काजल ने अपनी पूरी दुख भरी दास्तां सुनाई। तभी पुलिस ने थाबू की हवेली को चारों तरफ से घेर लिया और वहां पर सभी काम करने वाले आदमियों को छोड़ दिया और थाबू को गिरफ्तार कर लिया गया। उस आदमी जावेद की ना कोई मां थी, ना कोई बाप और ना ही कोई भाई बहन। वो इस दुनिया में अकेला था। जावेद ने काजल से कहा, चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। काजल ने कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। जावेद ने मजाकी लहजे में कहा, तुम तो मेरे स्टाफ की हो, मेरा भी कोई नहीं है। वो उसे अपने घर ले गया जहां पर जावेद किराए पर रहता था। वो दोनों एक घर में रहने लगे। जावेद कमा कर लाता, काजल खाना बनाती। दोनों खुश थे, लेकिन दोनों के दिल में एक दूसरे की तरफ से जरा भी खोट नहीं था। एक दिन काजल की तबीयत खराब हो गई। जावेद ने उसकी खूब खिदमत की, उसकी हर चीज का ख्याल रखा, लेकिन तबीयत खराब हो जाने की वजह से सारे पैसे इलाज में खर्च हो गए। वो मकान का किराया नहीं दे सका तो मकान मालिक ने आकर गुस्से में कहा, आज ही मेरा मकान खाली हो जाना चाहिए। जावेद ने मकान मालिक की बहुत मिन्नतें की। जावेद ने कहा, जब काजल की तबीयत सही हो जाएगी तो मैं खुद चला जाऊंगा। अभी मैं इसे इस हाल में लेकर कहां जाऊंगा। जावेद सारी सारी रात काजल का सर दबाता, उसके लिए गर्म पानी करता और उसके कपड़े भी धोता था। अब काजल की तबीयत में सुधार हो गया था, लेकिन किराया तो किराया, खाने के लिए भी कुछ नहीं था। अब काजल ने जावेद से कहा, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। जावेद ने कहा, तुम जो भी कहना चाहो बेधड़क कह सकती हो। काजल ने कहा, पास के गांव में मेरा घर है। काजल और जावेद दोनों गांव वाले घर में आ गए। कुछ दिनों बाद काजल बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई और जावेद भी गांव में मजदूरी करने लगा। एक दिन काजल के घर दो औरतें आईं और काजल से कहने लगी, मैं तुम्हारे रिश्ते के लिए आई थी। अब तुम्हारी उम्र शादी की उम्र हो गई है। मेरा बेटा एक कंपनी में नौकरी करता है। मेरे घर में तुम हमेशा ऐश करोगी, अपनी नींद सोएगी, अपनी नींद उठेगी। दूर खड़ा जावेद सुनकर मायूस सा हो गया। उसे एहसास हो गया कि आज नहीं तो कल इस लड़की की शादी हो जाएगी। तू क्यों इसके घर में इसके ऊपर बोझ बना हुआ है। वो अंदर कमरे में गया और एक थैले में अपने कपड़े भरने लगा। काजल खामोशी से उनकी बातें सुनती रही। अपना सामान थैले में भरकर जावेद कमरे से बाहर आया। काजल जावेद को देखते ही समझ गई। उसने उन औरतों से कहा, ये जो सामने खड़े हैं, इन्हें जानती हो आप? उन औरतों ने कहा, नहीं, इसे हम नहीं जानते। हम तो तुम्हें बचपन से और तेरे बाप को जानते हैं। अब तू अकेली रह गई है, इसलिए हमने सोचा तू गरीब है, अपने घर की बहू तुझे बना लेते हैं। काजल ने कहा, ये घर जिसमें तुम बैठी हो, ये मेरा खुद का घर है, तुम्हारी तरह किराए का नहीं है। मैं तुम्हें खूब अच्छे से जानती हूं और तेरे उस बेटे को भी, और ये मेरे मियाँ हैं, मैं उनकी बीवी हूं। उन औरतों ने हैरानी से देखते हुए कहा, ये बूढ़ा काजल कहां, ये और कहां तुम? काजल ने उन औरतों से कहा, देखो आंटी, दायरे में रहकर बात करो। वो मेरा मियाँ है, जैसा भी है वो मेरा मियाँ है, और दुनिया में मुझे इससे अच्छा इंसान और आदमी कोई नहीं लगता। और आपका नौजवान लड़का, आपको मुबारक, बहुत लड़कियां हैं आपके लिए। अब जाओ यहां से। वह दोनों औरतें चली गईं। जावेद ने काजल से कहा, तुमने झूठ क्यों बोला कि मैं तुम्हारा मियाँ हूं, और तुम नाराज क्यों हुई? उन औरतों ने सही ही तो कहा है। देखो काजल, तुम अभी सिर्फ 20-21 साल की हो और मैं 40 साल का बूढ़ा। तुम अपनी उम्र के किसी लड़के से शादी करके अपनी जिंदगी गुजारो। काजल ने कहा, मैंने तुम्हें अपना मान लिया है, इसलिए तुम्हें अपने घर में अपने साथ अकेला रखा है। मैंने ये तय कर लिया था
कि मेरा सब कुछ आपका है, लेकिन आपने कभी कोई मेरे साथ बात ही नहीं की। ना आपने कभी मेरी शादी के बारे में सोचा, लेकिन मैं आपकी शादी के बारे में हर वक्त फिक्रमंद रहती हूँ। अब ना मैं कोई एक भी लफ्ज सुनूंगी और ना कहूंगी। उसके बाद दोनों की शादी हो गई और काजल अपने मियाँ के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगी। काजल बहुत खुश थी। अब वो अपने आप को महफूज समझ रही थी। उसका मियाँ भी उसकी बहुत मोहब्बत किया करता था और उसकी बहुत इज्जत करता था और उसका बड़ा मुहाफिज था। बस काजल को और क्या चाहिए था। उसकी इज्जत करने वाला उसका मियाँ मिल गया था और जावेद को एक अच्छी बीवी और घर। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन भी दबाएं। शुक्रिया।